हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग न्यू सेमेस्टर दैट इज योर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बॉटनी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास फ्रॉम योर बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर। ओके, एंड अभी तक जो भी आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, जितने भी आपके अच्छे अच्छे ग्रेड्स आए हैं, उन सभी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर को भी बहुत अच्छे से हमें लाइक तैयार करना होगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड यू नो कि साइंस वाली इस चैनल इज द बेस्ट चैनल फॉर ग्रेजुएशन बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट। तो आप अगर चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं उसे अटेंड एक एक टाइम पे, लाइक होता है ना, जो भी टाइम है उस पर आप आकर के अटेंड करिएगा। आप इन सभी वीडियोस को अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स इनको शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और सारी क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं चलना, थर्ड सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की एंड फिफ्थ सेमेस्टर की। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूर से ज़रूर आप अपने कलीग्स, अपने दोस्तों को मेरे वीडियोस को शेयर करिए, जिनसे उनका भी हेल्प हो पाए और वो भी मोटिवेट हो पाए पढ़ने के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड स्टार्ट द new section, that is your plant physiology. The whole fifth semester of botany is focusing on your plant physiology. तो plant physiology में आपको पता है कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं एंड मैं आपको ये बता दूं कि plant physiology पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं इसमें दिलो जान लगा करके हर एक चीज़ पढ़ाती हूँ और इससे पहले भी मैंने यूनिट सारे ख़त्म कर दिए थे, लेकिन ये न्यू बैच आपका मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं ये फ्री बैच स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे एफर्ट्स को आप समझिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट, दैट इज योर प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। ठीक है, ये आपकी यूनिट 1 है और इसमें हम पूरी तरीके से वाटर का यूज समझेंगे हमारे प्लांट में। बिकॉज यू ऑल नो कि जो जल है, जो पानी है, उसके बिना ना हम रह सकते हैं ना ही हमारे पौधे रह सकते हैं। तो उनकी महत्वता को हम इसमें समझेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे कि हमारे प्लांट, हमारे पौधों में किस तरीके से जो पानी है वो चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड स्लाइड, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो फोकस करेगी आपको ये बताने में कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है और वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सेकेंड, हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की और उसके सिग्निफिकेंस की। फिर कौन कौन से फैक्टर्स इस ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं, हम उनकी बातें करेंगे। और देन हम रूट प्रेशर गटेशन की बात करेंगे। द हिडन पार्ट, द हिडन कॉन्सेप्ट हियर इज ट्रांसलोकेशन। तो उसकी भी बातें करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ट्रांसलोकेशन का टॉपिक है ये बहुत खुल करके आपके चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ट्रांसलोकेशन की भी बात इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल होगी और आपके सभी नोट्स आप प्रिपेयर कर लोगे। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हर एक चीज़ को नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि बाद में चल के ये पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, आपको स्क्रीनशॉट करना है और आपको अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चे अपने नोट्स शेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ से हेल्पफुल मतलब हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वाटर पोटेंशियल, द फर्स्ट थिंग जो हमें समझना है। देखिए वाटर पोटेंशियल मतलब क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वाटर वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना? हमारे प्लांट के लिए भी। नहीं होगा पानी तो हम नहीं जी पाएंगे, हमारे पौधे भी नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट वाटर ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो ये तो पता चल गया कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे प्लांट को चाहिए ही चाहिए पानी। कहाँ से मिलता है ये पानी इनको? ये पानी मिलता है इनको सॉयल से, है ना? सॉयल से मिलता है। जो पानी सॉयल में यहाँ पर नीचे रहता है, उसी को जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट रूट से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सोखते हैं उस पानी को और उस पानी को पूरी तरीके से एक प्लांट में फैला दिया जाता है। तो ये जो वाटर का फैलना है, ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब किया गया, हमने रूट के द्वारा देखा कि प्लांट जो पौधे हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद ये इसे लेकर के जाते हैं और सभी पार्ट, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट में, उनमें इस वाटर को फैला देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो सनलाइट होती है, ठीक है, दिस इज द सनलाइट।
बहुत ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से जो हमारा एक्सेस पानी होता है, जो एक्सेस पानी है जो चढ़ रहा है ऊपर, जो एक्सेस बहुत ज़्यादा पानी अगर हो जाता है, तो ये पानी क्या होता है, वाटर वेपर के थ्रू ये क्या करता है, इवापोरेट भी हो जाता है। सो होल कॉन्सेप्ट जो आपको अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सब इंटरलिंक है। हमने क्या देखा सबसे पहले, हमने ये देखा कि सबसे पहले यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हो रही है। मतलब ये कि जो पानी है, जो खाना है, उसे हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से फैला रहे हैं। फिर यहाँ पर जो ये पानी वाटर वेपर के रूप में लॉस हो रहा है, जो अधिक पानी आ गया है, मान लो आप ही अधिक पानी पी लो तो आपको उल्टी हो जाती है ना? बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, नॉर्मल पीना है। तो वैसे ही जो हमारे प्लांट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अगर पानी हो जाएगा, तो वो वाटर वेपर के रूप में उसे निकालना चाहेंगे, क्योंकि एक्सेसिव रहेगा तो हो सकता है प्लांट मर जाए, ठीक है? एक्सेसिव पानी भी नहीं चाहिए होता है। तो उसे बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। तो होल आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंटरलिंक है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस, अ टर्म एक्चुअली, दैट इज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल की वजह से हम देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन भी होता है और ट्रांसपीरेशन भी होता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ गया। द डायग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड, तो आप इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक चीज की, दैट इज कि पानी, पानी की महत्वता क्या है हमारे पौधों में। तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम। ठीक, इम्पोर्टेंस में मैं अगर बताऊं आपको, तो पानी की इम्पोर्टेंस, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पानी है उसकी आवश्यकता काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं। यू ऑल नो कि जो पानी है वो H2O है ना? तो इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन आयन जो है, वो आपके जो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण जो आपकी प्रोसेस चल रही है, उसमें ये पानी का योगदान होता है। तो आप ये जानिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जो प्लांट होगा, जो पौधा होगा, वो खाना नहीं बना पाएगा। तो जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है? महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट है, वो एक्चुअली में दिस इज़ आवर प्लांट, ओके? एंड ये एक्चुअली में जो प्लांट है वो वाटर कहाँ से ले रहा है? वो वाटर ले रहा है थ्रू द रूट, ठीक है? ऐसे वाटर पड़ा होता है नीचे सॉयल में, और रूट के द्वारा ये पूरी बॉडी में फैलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पानी ही हमारे मिट्टी से उठ करके और जो प्लांट है उसके बॉडी में जा रही है, नहीं। उस सॉयल में बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो कि मैं कल डिस्कस करूंगी। तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी हमारे पौधों में बिकॉज ऑफ द रूट जो है, जो पानी जा रहा है उसमें डिजॉल्व होकर के, उसी पानी में घुलनशील होकर के वो हमारे प्लांट में एंट्री ले लेते हैं। एंड ये माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। नाउ टर्जर प्रेशर एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाए रखने के लिए भी वाटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्जर प्रेशर क्या होता है, मैं आगे चल के अभी आपको पढ़ाऊंगी। रेगुलेट प्लांट टेम्परेचर थ्रू ट्रांसपीरेशन, बहुत ज़्यादा पानी जो है, रेगुलेशन भी उसका करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे आपको उल्टी हो जाएगी। वैसे ही जो प्लांट है अगर उनमें एक्सेसिव वाटर आ जाएगा तो वो भी डेड डीके हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फैसिलिटेट बायोकेमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस में हमारे जो वाटर है वो यूज़फुल है। उसके अलावा ये आपको गैस एक्सचेंज का सपोर्ट दिलाते हैं, और स्टोमेटा जो है उसके थ्रू आप देखते हो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर है वो हेल्पफुल होता है ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में। आप पढ़ोगे जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, एंड वहाँ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं वो वाटर से आ रहे होते हैं। तो दैट्स वाई जो आप ऑक्सीजन अभी इनहेल कर रहे हो ना, वो बिकॉज ऑफ द वाटर, वो इम्पॉर्टेंट है ना? जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप अभी जो ऑक्सीजन है वो इनहेल नहीं कर पाते। वो ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है? प्लांट से। प्लांट में चाहिए वाटर। तो ये सारी महत्वता है हमारे वाटर की, और इसी वजह से आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे प्लांट में कैसे वाटर जो है वो पूरी तरीके से फैल रहा है, और क्या उसकी लाइक प्रोसेस है, क्या कुछ फेनोमेनन्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, और प्लीज़ आप साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्लाइड बड़े ही एफर्ट के साथ, बड़े ही क्यूटली तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए।
वाटर पोटेंशियल क्या है, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। वाटर पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर। वाटर पोटेंशियल एक ऐसा टूल है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि वाटर पोटेंशियल ना एक ऐसा टूल है जो आपको इंडिकेट करता है कि प्लांट सेल में वाटर का स्टेटस क्या है। क्या मैंने बोला कि प्लांट सेल में वाटर का क्या स्टेटस है, ये हमें वाटर पोटेंशियल बताता है। ठीक है। अब मतलब ये कि जो पानी है वो कैसे फ्लो कर रहा है हमारे प्लांट में, उसकी क्या पोटेंशियल है फ्लो करने की, उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। हिंदी में मैं बात करूं तो जल क्षमता एक उपकरण है जो पौधों की कोशिकाओं में पानी की स्थिति यानी पानी के प्रभाव की क्षमता को इंगित करता है। ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या होता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज जस्ट अ टूल जो आपको क्या करता है, ये बताता है कि हमारे प्लांट सेल में वाटर का क्या स्टेटस है। ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाटर पोटेंशियल जो टर्म है उसको सबसे पहले दिया गया था स्टाइलर एंड टायलर के द्वारा। तो इस चीज को आप नोट करते चलिएगा क्योंकि ये काफी बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है। क्या बोला मैंने, स्टाइलर एंड टाइलर के द्वारा जो वाटर पोटेंशियल टर्म है उसे दिया गया है, तो प्लीज आप इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो वाटर पोटेंशियल में आपको 3 कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और इसे मैं तोड़ती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि वाटर मतलब क्या है, पानी, है ना। एंड पोटेंशियल मतलब क्या है, क्षमता। तो पानी की क्या क्षमता है हमारे पौधों में, बस यही आपका वाटर पोटेंशियल है ना। उसकी क्या क्षमता है, वो किस तरीके से हमारे जो पौधे हैं उसमें घूम रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। एक और तरीके से मैं अगर आपको डिफाइन करूं तो वाटर पोटेंशियल एक ऐसा डिफरेंस है ना, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और प्योर वाटर। देखो, प्योर वाटर में जो फ्री एनर्जी है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सारे वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है वाटर पोटेंशियल। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि वाटर स्टेटस बताता है आपके प्लांट में। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो हमारा वाटर पोटेंशियल है वो क्षमता है, कि एक पोटेंशियल है कैसे फ्लो कर रहा है। अब तीसरा मैं ये बताने जा रही हूँ कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्री एनर्जी और एक सल्यूशन में जो वाटर है उसकी एनर्जी, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता होगा कि बहुत बार जब आप चीनी वगैरह घोल के पीते हो, एक नॉर्मल मैं एक केस लेती हूँ, देयर आर टू ग्लासेस, और एक में है केवल पानी और एक में पानी के साथ साथ मैं डाल देती हूँ चीनी। ठीक है। अब ये पानी और चीनी का एक सोल्यूशन बन गया और ये हमारा प्योर वाटर है। ठीक है। तो अब इस प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी ज्यादा फ्री एनर्जी, उनके पास बहुत सारी एनर्जी होगी, है ना, वो पूरा मस्त घूम रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब बंध चुके हैं हमारे चीनी के मॉलिक्यूल्स के साथ। अब उन्हें क्या मिल गई है, अपनी एक पार्टनर मिल गई है। जो हमारे वाटर हैं उनको अपना एक पार्टनर चीनी मिल गया है। यहाँ पर मस्त ये अपना जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर अब ये थोड़े से बंध गए हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कहलाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। तो वाटर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर एंड द एनर्जी ऑफ वाटर इन एनी अदर सिस्टम लाइक इन सोल्यूशन और प्योर टिश्यू। ठीक है। नाउ, जो एबिलिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीली मूव करने की एक गिवन इन्वायरमेंट, एक गिवन सिस्टम में, उसे ही मेजर करते हैं हम बाय यूजिंग आवर वाटर पोटेंशियल। अब ये सब चीजें हमें पता चल गई कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, क्षमता है भाई, डिफरेंसेस है, फलान ढिमकान, हमने समझ लिया। ना द कंपोनेंट हम मेजर कैसे करेंगे वाटर पोटेंशियल, तो 3 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है। कितने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट इज योर सल्यूट पोटेंशियल। ठीक है। क्या है, the first one is your solute potential, the second one is your pressure potential, and the third one is metric potential या फिर gravitational potential आप बोलते हो। ठीक है। अच्छा, देखिए जो solute potential होता है ना, ये हमेशा निगेटिव होता है। ये अफेक्ट करता है डिजॉल्व्ड सल्यूट को, ये अफेक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड सल्यूट है और ये हमेशा निगेटिव रहता है। प्रेशर पोटेंशियल फिजिकल प्रेशर है सोल्यूशन पे, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं मैट्रिक पोटेंशियल की, तो ये वाटर जो बाइंडिंग ऑफ वाटर टू द सरफेस,
जो सरफेस के साथ बाइंडिंग हो रही है वाटर की, वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। आपको पता है कि अगर आप एक बीकर लेते हो और पानी को रखते हो, तो पानी सरफेस से जाकर के कहीं न कहीं अटैच होगी। क्यों अटैच होगी भई? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स है वो नीचे है ना, ये ग्रेविटेशनल लग रहा है। नीचे आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल ग्रेविटी जो है वो खींचती है। तो यहाँ पे सरफेस वाला जो पानी है, इसे आप क्या कहोगे? ये मेट्रिक पोटेंशियल लगाएगी, मतलब कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगाएगी। ठीक है? अब ये भी नेगेटिव होती है। ठीक है? क्या है ये? ये भी आपको यूजुअली नेगेटिव दिखाई देती है। नाउ मैं जान रही हूँ कि अभी आपको कुछ ऊपर-ऊपर से जा रहा होगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। चलिए, मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये वो। देखो, सॉल्यूट पोटेंशियल की मैं अगर बात करूँ, तो जितना ज़्यादा एक सॉल्यूट हमारे वाटर में होगा, ठीक है? जितना ज़्यादा सॉल्यूट हमारे वाटर में होगा, वाटर पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। क्या मैंने बोला कि वाटर, मैंने अभी बीकर लिया, मैंने एक ग्लास लिया था जिसमें मैंने पानी डाला था, है ना? दिस इज़ द वाटर। नाउ जो पानी मैंने डाला यहाँ पे, ये जो पानी है, इसमें मैंने क्या डाला था? चीनी। तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक सल्यूट, दैट इज चीनी के साथ बंध चुके हैं, है ना? ये चीनी के साथ अब क्या हो चुके हैं? बंध चुके हैं। तो इनका वाटर पोटेंशियल हमेशा ही कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्यों निगेटिव होगा भाई? मैं बता रही हूँ अभी आपको क्यों निगेटिव होगा। देखिए, निगेटिव इस वजह से होगा बिकॉज जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अट्रैक्ट करने की वजह से अब तो ये एक दूसरे में जुड़ गए, अब तो ये जुड़ गए ना, अब तो ये दोनों एक हो गए। अब बिकॉज जो पहले वाटर मॉलिक्यूल बड़े ही फ्रीली आराम से मूव कर रहा था, वो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, जो सल्यूट ने अट्रैक्ट कर लिया है और उसके साथ बंध गया है, उसकी वजह से अब ये आसानी से नहीं मूव कर पाएगा। और हमने क्या पढ़ा? वाटर पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है, क्षमता है हमारे पानी की कि वो कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो अब क्योंकि ये सल्यूट के साथ, सल्यूट पार्टिकल के साथ बंध गया है, तो ये फ्लो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब मैं बहुत ही बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देती हूँ। आप अकेले चल रहे हो, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो? आप अकेले चल रहे हो एक रास्ते पे, तो आप बड़ी तेज़ी से चलोगे। लेकिन अभी मैं आपको 2 बच्चे आपके कंधे पे सवार कर दूँ और कहूँ कि लेके चलो। होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो, है ना? तो अगर आपने उन्हें गोदी ले ली 2 बच्चों को और तब आप चलो, तो ये बताओ, जब आप फ्रीली मस्त घूम रहे थे, तब आप रास्ते पे बड़ी तेज़ी से चल रहे थे, या फिर जब आपने 2 बच्चों को अपने कंधों पे रख लिया है तब आप चल रहे हो? ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा कि जब मैं फ्री था तब मैं चल रहा था। तो बस, आप जब तक फ्री हैं, जब तक वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, तब तक वो काफ़ी अच्छे से उसकी पोटेंशियल होगी कि वो फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है? पॉजिटिव साइन है कि बढ़िया फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही सल्यूट जितना बढ़ता जाएगा, जितने आपके कंधों पे मैं बच्चों को बैठाती जाऊँगी, आपकी क्षमता उतनी कम होती जाएगी चलने की। वैसे ही जितना ज़्यादा सल्यूट हमारे वाटर में घुलता जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे वाटर की जो एबिलिटी है फ्लो करने की, वो कम होती जाएगी। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? दैट्स व्हाई जो सल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा सल्यूट आप वाटर में डालोगे, उतना ही ज़्यादा हमारे वाटर की एबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा और वो लिमिट कर देगा उसको फ्लो करने में। एम आई क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर प्रेशर पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर पोटेंशियल? चलिए, इसे भी मैं आपको समझाती हूँ कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। सल्यूट पोटेंशियल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई थिंक, है ना? प्रेशर पोटेंशियल इज जस्ट लाइक जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है फ्लो करने के टाइम पे, उसे ही हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है? प्रेशर पोटेंशियल क्या है? जो एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर, उसे ही हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। जब फ्लो करता है वाटर, तो वो क्या करता है? जब वाटर फ्लो करता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे ही हम क्या करते हैं? हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। नाउ मैं अगर बात करूँ कैलकुलेट करने की, कि आप कैसे एक वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हो, तो 3-4 यहाँ पे टर्म्स हैं, मैं उन्हें बताती हूँ। सबसे पहले, ओके, वाटर पोटेंशियल को लाइक बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ, तो वाटर पोटेंशियल को जब मैं कैलकुलेट करने की बात करती हूँ, तो यहाँ पे गिवन एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करते हो और आपका वाटर पोटेंशियल निकल जाता है। तो वाटर पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते हैं किससे? हम इंडिकेट करते हैं इसको एक डेफिनिट, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे इंडिकेट करते हो? तो इसे हम ग्रीक जो लेटर है शाई,
उससे उससे हम इसे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो किलो पास्कल में होता है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? अब नाउ क्या है वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो शाई कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल, और एस आप लिख दोगे, प्लस प्रेशर पोटेंशियल पी लिख दोगे, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी लिख दोगे, और प्लस आपका जो मेट्रिक पोटेंशियल है वो लिख दोगे। तो इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं? इन शॉर्ट हम ये लिखते हैं कि किसी भी प्लांट में अगर हमें वाटर पोटेंशियल जानना है तो आप उस वाटर पोटेंशियल को जनरली सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि ये जो आपका ग्रेविटेशनल और मैट्रिक पोटेंशियल है ये बड़ा ही नेग्लेजिबल होता है, बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको अगर वाटर पोटेंशियल आपके प्लांट में कैलकुलेट करना है तो बाय जस्ट यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, आप काफ़ी आसानी से वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज क्या कि आप पढ़ते होगे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, आपने पढ़ा होगा कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव करती है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। एंड जब इसी लाइक मूवमेंट के दौरान बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, तब हम इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी बीच में मेम्ब्रेन ला करके रख दीजिए और फिर वाटर को आप क्या कराइए, मूव कराइए हायर से लोअर में। ठीक है, तो movement of water, wait a minute, movement of water from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane is your osmosis। ठीक है, टर्जर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट करता है सेल वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे प्लांट में सेल वॉल भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेल वॉल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर हमारे सेल वॉल पे, उसे हम कहते हैं टर्जर प्रेशर। इस चीज को याद रखिएगा। एंड व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? तो प्लाज्मोलिसिस एक कॉन्ट्रैक्शन है प्रोटोप्लास्ट का। जो प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पानी लाइक सेल में पानी गया, ठीक है, और पानी बाहर आया, तो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्रोटोप्लास्ट का, रिलैक्सेशन हो रहा है, पानी अंदर गया पानी बाहर आया, तो उसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आपने इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन पढ़ा होगा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब चीजें आप प्लाज्मोलिसिस में पढ़ते हो। ठीक है, अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊं तो देखिए ये हमारे एक प्लांट सेल है, और इस प्लांट सेल में मैं आपको एक चीजें बता रही हूँ। देखिए ये है ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो कि बाहर से लग रहा है हमारे प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट सेल जो है उसके अंदर। ठीक है, टर्जर प्रेशर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल वॉल पे लगा रही है, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, और वॉल प्रेशर जो सेल वॉल हमारे सेल के अंदर जो पूरा साइटोप्लाज्म है उस पे जो प्रेशर लग रहा है उसे हम वाटर प्रेशर कहते हैं। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? देखिए वैक्यूलर शैप है, वैक्यूलर शैप पे वॉल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, और अंदर से जब इतने सारे प्रेशर लग रहे हैं तो ऑब्वियसली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी गुस्से में कहेगा भाई इतना प्रेशर क्यों लगा रहे हो, तो फिर वो भी क्या करेगा, सेल वॉल को धक्का देगा, कहेगा कि नहीं मुझे इतना प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे इतना प्रेशर नहीं चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा और उसे हम टर्जर प्रेशर कहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लाइक होता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुस्से में, एकदम गुस्से में वो तलवार उठा लेता है और सेल वॉल को कहता है कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टर्जर प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे सेल वॉल के अगेंस्ट। टी फॉर टर्जर प्रेशर एंड टी फॉर तलवार। तो वो गुस्से में कि भाई मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रहे हो, मुझे वॉल प्रेशर भी दे रहे हो, मुझसे इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त होगा। ठीक है, तो वो सेल वॉल के ऊपर गुस्सा होता है और तलवार उठा लेता है। तो टर्जर प्रेशर सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपका एक्सर्ट करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता ही है कि जब हायर टू लोअर सेमी परमिएबल के थ्रू जब वाटर मूव करेगा तो उसके वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट जो वॉल जो है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम वॉल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ प्रेशर्स लाइक टर्म हो गए। नाउ मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा हाई कहाँ होता है, लो कहाँ होता है, अभी आपको मैं समझा रही हूँ, सल्यूट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए जो हमारा सॉयल होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पानी और यहाँ पर आपको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिखाई देंगे जिसे आप जनरली सल्यूट बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ना अभी प्योर वाटर है, यहाँ पर प्योर वाटर है जो कि रूट लेगा, तो यहाँ पर आपको हाई वाटर पोटेंशियल दिखाई देगा। तो ग्राउंड पे एकदम नीचे सॉयल के बीनीथ आपको
जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा हाई दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये वाटर ऊपर बढ़ता जाएगा तो इसमें सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होने लगेगा, बहुत सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होने लगेंगे। तो ये धीरे 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 ऊपर जाते जाते लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्यूट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब इस सल्यूट में है क्या क्या चीज़ें? इसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फ्लोएम जो फूड जो खाना बनाया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो सब कुछ है। तो डिज़ोल्व बहुत सब कुछ होने की वजह से, सल्यूट के डिज़ोल्व होने की वजह से ऊपर जाते-जाते तक एटमॉस्फेयर लाइक लीफ एयर, लीफ सेल, मतलब लीफ सेल तक जाते-जाते तक जो वाटर पोटेंशियल है वो बिल्कुल लो हो जाता है। क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि जितना सल्यूट आप ऐड ऑन करोगे वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है? तो वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है बीनीथ द सॉइल एंड सबसे ज़्यादा कम होता है एकदम टॉप पे, ठीक है? जो प्लांट है उसके टॉप पे, ठीक है? तो ये काफ़ी बार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने इसका विथ द रीज़न मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और एग्ज़ैक्टली अगर आप देखना चाहो तो सॉइल में -0.33 पास्कल आपको दिखाई देगा, फिर ट्रंक में 0.8 -0.8, लीफ सेल में -1.0, लीफ एयर में -7 एंड एटमॉस्फेयर में -100। अब आप कहोगे दीदी -100 बड़ा है या फिर -0.33 बड़ा है? तो बच्चा लोग ये बताओ कि जब आगे माइनस लग गया तो अब बड़ा कौन है? ऐसे तो ठीक है 100 बड़ा है, लेकिन आगे माइनस लगा है ना, जितना ही बड़ा नंबर होता है और आगे माइनस लग जाता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -100 जो है वो स्मॉल है, ठीक है? और ये लार्ज है। ओके, तो इन सब चीज़ों को बेसिक मैथ कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। देखिए, अब हम बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ही छोटा सा मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि कल जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा बात होगा। देखिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर इनकी कमी हो गई तो हमारे प्लांट में जो इनका वृद्धि और विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेनन जैसे कि आपकी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बहुत सारी चीज़ें ये कराता है। दैट्स व्हाई द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर प्लांट्स लाइफ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड्स बहुत ही खूबसूरत मैंने प्रिपेयर की है, तो एक लाइक तो बनता है और मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप लाइक करके जाइए इस वीडियो को, ठीक है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स में आपको कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिखाई देते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स अपटेक की मैं बात करूँगी। देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, ठीक है? 1 मिनट ओके, तो मुझे प्यास लग गई थी सो दैट मैंने सोचा पहले पानी पी लूँ फिर स्टार्ट करूँगी, ठीक है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मैं अगर बात करूँ, तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये इतने ज़रूरी पोषक तत्व हैं जिनके बिना हमारे जो प्लांट लाइफ है ना वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और ये मैक्रो एंड माइक्रो टाइप के होते हैं। नाम बता रहा है आपको, है ना? आपको पता है कि हमारे बायोलॉजी में ना नाम ही काम बता देते हैं। जैसे मैक्रो जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है क्या कि ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ के होंगे और जो माइक्रो हैं ये आपको स्मॉल साइज़ के दिखाई देंगे। ये कल भी मैं टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दिस इज़ जस्ट अ समरी, ठीक है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं, आपको नहीं एक्चुअली प्लांट्स को चाहिए होते हैं। एंड जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे माइक्रो, ठीक है? माइक्रो। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अब बहुत सारे ऐसे माइक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, काफ़ी सारे ट्रिक्स भी हैं उन्हें याद करने के लिए, तो वो कल मैं डिस्कस करूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में आपके प्लांट्स को चाहिए, जैसे कि एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें हो गई, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए। वहीं अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो ये ट्रेस अमाउंट मतलब छोटे-मोटे अमाउंट में चाहिए, मिल गया तो भी बेस्ट है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये वाला सिस्टम है। तो मैक्रो लार्ज अमाउंट में चाहिए और माइक्रो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। न्यूट्रिएंट अपटेक की मैं बात करूँ तो ये जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
ये हमारे प्लांट्स में एक्चुअली में कैसे चाहिए होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये चलिए हमें सॉइल से मिल रहा है ना, हमें माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट डिसॉल्व फॉर्म में वाटर से मिल जा रहा है, तो ये एंट्री कैसे ले रहे हैं हमारे प्लांट में। तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट अपटेक की प्रोसेसेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये प्लांट में एंट्री ले सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस चीज की बातें भी मैं करूंगी लेकिन कल। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन पढ़ते हो, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस पढ़ते हो जिसमें आप आयन पंप्स की बात करते हो। सिंपली अगर मैं बताऊं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है कि एनर्जी ड्रिवन होता है, मतलब यहाँ एटीपी का यूज होगा, एक्टिवली काम हो रहा है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्टिविटी करते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी जब हम अपने सेल के प्लांट सेल की बात करते हैं या एनिमल सेल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एटीपी के रूप में। तो जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पर एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, और तब जा करके जो हमारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे प्लांट में एंट्री लेंगे। लेकिन वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं चाहिए लेकिन एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, बीच में एक ऐसा ई रिक्शा चाहिए जो कि उस जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको अंदर तक लेके जा पाए। तो बड़ा ही लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट मैं 3 की बात करती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीके। कल मिलूंगी तो वहाँ बहुत सारी बातें करूंगी और बहुत सारे मैक्रो एंड माइक्रो की बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की, इसे याद ही ऐसे करते हैं एनपीके। ठीक है, एनपीके, नाना पाटेकर, आप ऐसे याद कर सकते हो कि नाना पाटेकर, एनपीके इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच एसेंशियल। ठीक है, तो एनपीके में जो नाइट्रोजन है ये आपको पता है कि हमारे अमाइनो एसिड का कंपोनेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो नाइट्रोजन से बने होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स नाइट्रोजन से बने होते हैं, इवन हमारा क्लोरोफिल भी नाइट्रोजन जो है उससे बना होता है। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये नहीं रहा तो जब अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो प्लांट की बॉडी ही नहीं बन पाएगी। और क्लोरोफिल में अगर नाइट्रोजन नहीं मिला तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक से खाना नहीं बनेगा एंड प्लांट डेड हो जाएगा। उसके अलावा फॉस्फोरस की मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस आप जान ही रहे हो, एटीपी है ना, जो हमारा एनर्जी करेंसी है उसी में आपको दिखाई दे रहा है, दिस पी इंडिकेट द फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस है, न्यूक्लिक एसिड में आपको देखने को मिलता है, जो हमारा आरएनए हो गया, जो डीएनए हो गया, इसमें आपको फॉस्फोरस देखने को मिलता है, एंड फॉस्फोलिपिड्स में आपको जो फॉस्फोरस है उसका काम देखने को मिलता है। द थर्ड वन इज योर पोटेशियम दैट रिप्रेजेंटेड बाई के। तो के जो है ये आपको स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कि जब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है तो ये क्या कराते हैं, ये वाटर का एक्सचेंज भी कराते हैं, लाइक वाटर जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वाटर एग्जिट लिख देती हूँ, और यहाँ पे आपको गैस एक्सचेंज देखने को मिलता है ना। तो जो वाटर का एग्जिट है एक्सेसिव और जो गैस एक्सचेंज है ये हमारे स्टोमेटा के द्वारा आपको देखने को मिलता है, और स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, पोटेशियम के द्वारा। तो अगर पोटेशियम नहीं होता है तो क्या वाटर जो एक्सेसिव वाटर होगा वो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो इवेंचुअली प्लांट मर जाएगा। क्या गैस एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इवेंचुअली ना आप इनहेल कर पाओगे ऑक्सीजन, ना एक्सहेल कर पाओगे CO2 जो कि हमें प्लांट को देना है। ठीक है, तो ये आपके एनपीके 3 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अभी मैंने उसकी बात की है और सब मैं कल बात करूँगी। द नेक्स्ट थिंग इज योर ट्रांसपिरेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए, आपने पढ़ा है कि जो लीव्स होती हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे ऐसे आपको छिद्र दिखाई देते हैं, और इसी एक छिद्र को क्या किया है, देखो इस लीफ का एक सेक्शन को काट दिया गया है और यहाँ पर आपको ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, जो छिद्र हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा आपको गार्ड सेल से बने हुए दिखाई देंगे, जो किडनी शेप के आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, जो कि गार्ड सेल से पूरी तरीके से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ठीक है, ये ऐसे घिरे हुए होते हैं और गार्ड सेल इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। और यहीं से देखिए जो H2O है, जो एक्सेसिव वाटर है, ये आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपको लॉस ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसे ही हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक्सेसिव पानी रहा तो क्या होगा? आपको उल्टी होगी और ये डेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपीरेशन को और अच्छे से समझते हैं डेफिनेशन वगैरह के साथ। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर मूवमेंट होता है एक प्लांट में इवापोरेशन की वजह से, और एरियल पार्ट से आपको ये दिखाई देगा ट्रांसपीरेशन, स्पेशली आपको लीफ से देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे मेरी भाषा में डिफाइन करना चाहते हो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय प्लांट लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एम आई क्लियर? तो आप इस तरीके से एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी शब्दों में आपके सामने मैंने पेश किया है। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसपीरेशन तो 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। जब ये वाटर, जो एक्सेसिव वाटर है, ये स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलेगा तो हम उसे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहेंगे। लेकिन जब यही वाटर क्यूटिकल के द्वारा निकलेगा तो उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहेंगे। और अगर ये लेंटिकुलर की, लाइक लेंटिसल्स, जो हमारे प्लांट में लेंटिसल्स होते हैं, उनके द्वारा अगर ये एक्सेसिव पानी निकलता है तो हम उसे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस 3 पॉइंट? नाउ वेट अ मिनट, नाउ यहाँ पर देखिए, दिस इज द स्टोमेटा। लेट मी टेक अनदर कलर। ठीक है, दिस इज द स्टोमा, बीच का जो होल है, एंड ये आपको गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल है, और इस गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा और उसकी सेल वॉल दिखाई देगी, और आपको ऐसे छितरे हुए इपीडर्मल सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, द बेसिक पॉइंट हियर इज कि जो वाटर है, जो एक्सेसिव वाटर है, जब वो इस छिद्र से, जब इस स्टोमा से बाहर निकलते हुए आपको H2O दिखाई देगा, तब आप इसे कहोगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक है, वही जो प्लांट है उसमें जब इस लेंटिसल्स, ठीक है, आप जब प्लांट का लेंटिसल एक लोगे और उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऊपर लेंटिसल दिखाई देगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स दिखाई देंगी, अंदर आपको इपीडर्मिस दिखाई देगा, कॉर्क दिखाई देगा, फैलोजेंस दिखाई देंगे, कॉर्क, कैम्बियम। ठीक है, ये सारे पार्ट्स आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब चीज़ें देखो, ये फैलम, फैलोजेन, फैलोडर्म, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीजीटी वगैरह, एमएससी एंट्रेंस वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है कि फैलम किसे कहते हैं, फैलोडर्म किसे कहते हैं, और फैलोजेन किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना याद रखना, मैंने एवं ही नहीं कोई इमेज लगाई हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फैलम है उसे हम कॉर्क भी कहते हैं, जो फैलोजेन है उसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, और जो फैलोडर्म है उसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो इस तरीके से आपको अरेंज करने को भी दिया जाता है कि सबसे पहले आप देखोगे कि फैलम आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि फैलोजेन आएगा, एंड देन आप देखोगे कि फैलोडर्म आएगा। तो ये अरेंजमेंट भी आपसे पूछी जाती है। तो फैलम, फैलोजेन, फैलोडर्म, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पहले कॉर्क आएगा, फिर आपको कॉर्क कैम्बियम दिखाई देगा, एंड उसके अलावा देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो ये आपको सीरीज याद रखनी है, इसे नोट डाउन कर लेना। तो बात मैं ये कर रही थी कि ट्रांसपीरेशन अगर स्टोमेटा के द्वारा होगा तो उसे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहेंगे, अगर क्यूटिकल के द्वारा होगा तो क्यूटिकुलर बोलेंगे, लेंटिसल्स के द्वारा होगा तो लेंटिकुलर बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? तो द फर्स्ट वन इज योर इन्वायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर जो है अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर लॉस, सनलाइट की प्रेजेंस जब बहुत ज़्यादा होती है, लाइक आप खुद से सोचो ना, आप अगर धूप में खड़े हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, गर्मी में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। तो वैसे ही जब जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसके वजह से ट्रांसपीरेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ह्यूमिडिटी हो गया, विंड हो गया, लाइट हो गया, दीज आर द फैक्टर जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। प्लांट फैक्टर्स जैसे कि लीफ का एरिया कितना है, क्यूटिकल कितना थिक है, मोटापन कितना है क्यूटिकल का, और स्टोमेटा की डेंसिटी कितनी है, कितने ज़्यादा स्टोमेटा है। अगर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो ऑब्वियसली जो आपका ट्रांसपीरेशन है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइजली मैंने नोट्स, और काफ़ी अच्छा मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है,
प्रिसाइजली हैं प्लस प्रीशियस हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन नोट्स को ज़रूर से ज़रूर आप तैयार करिएगा और अपने नोट्स बना करके टेलीग्राम पे आप शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म क्या है, कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोहेसिव टेंशन थ्योरी, ठीक है। कोहेसिव टेंशन थ्योरी क्या होता है, वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द जाइलम ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द टेंशन क्रिएटेड बाय वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द सेल। तो जो वाटर को ना पुल किया जाता है जाइलम की वजह से, और ये जो पुल हो रहा है ना ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, और जो लीफ के द्वारा वाटर इवापोरेशन हो रहा है तो उसका जो टेंशन है और जो वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स है, ठीक है। देखो बाबा, जो वाटर मॉलिक्यूल है और जो टेंशन क्रिएट हुआ है वाटर इवापोरेशन की वजह से, उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसके वजह से जो जाइलम है उस वाटर को पुल करता है, और पुल करने के वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो आपको दिखाई देती है। द डायग्राम, द वर्चुअल थिंग इज हियर, ठीक है। होता क्या है देखिए, लेट मी टेक द कलर। आप देखते हो कि जो रूट है ना, ये रूट है, यहाँ से पानी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ देखिए रूट हेयर आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, लेकिन आप देखते चलो। रूट हेयर आप यहाँ पर ढूंढो, नीचे एकदम देखो, आपके लाइक राइट साइड में रूट हेयर आपको दिखाई दे रहा है, जाइलम एंड एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है। तो पानी का रूट के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड बढ़ते हैं, और आपको यहाँ पर पिथ, जो ट्रंक है, जो ट्री का ट्रंक है, उसको अगर छोटा सा सेक्शन आप काट के देखो तो यहाँ पर आपको कोहेजन दिखाई देता है। कोहेजन क्या है, तो फ्लोएम जो है, ये रहा फ्लोएम, इतना पार्ट, ये येलो वाला पार्ट फ्लोएम है, ये पिथ है, और यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स जो ट्रैवल कर रहे हैं अंदर वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जाइलम में क्या कर रहे हैं, ये जाइलम है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल ये पुल कर रहा है जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम जो है ये येलो वाला पार्ट फूड लेकर के जा रहा है। तो जाइलम में वाटर जा रहा है, देखो कोहेजन यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो जो पुल है वाटर का वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो उसे हम कोहेजन कहेंगे, ठीक है। कोहेजन क्यों कहेंगे, क्योंकि कोहेसिव फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, इस वजह से हम इसे कोहेजन कहेंगे। और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा, ऊपर चला जाएगा लीफ वगैरह में, तो वहां पर आपको अब ये वाटर दिखाई देने लगेगा। तो एक्चुअली में द ट्रांसपिरेशनल पुल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपिरेशन। क्या बोला मैंने, कि ट्रांसपिरेशनल पुल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए। द सेम थिंग इज हियर, रूट देखिए आप यहाँ पर, ये जो रूट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑस्मोसिस के द्वारा जो रूट्स हेयर हैं वो वाटर को क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। फिर जाइलम में जाकर के कोहेसिव एंड एडहेसिव, आपने पढ़ा होगा यार, बीच बीच में से पानी जाता है, किनारे से पानी जाता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो ये कोहेजन एंड एडहेशन के द्वारा जो जाइलम है वो पानी को लेकर के जा रहा है। और फिर इवापोरेशन, इतना सनलाइट जो है इवापोरेशन की वजह से, स्टोमेटा की वजह से, क्योंकि पानी बाहर निकालना है तो स्टोमेटा पानी खींचता है, पूरा खींचता है, ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशनल पुल भी हम इसे ही कहते हैं। तो रूट, जाइलम एंड लीफ, दीज थ्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रूट जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है, जाइलम जो है वो कोहेजन एंड एडेशन के द्वारा पानी को ऊपर लेके जाता है, एंड लीफ जो है इवापोरेशन उसमें होता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन है वो आपको आपके प्लांट में दिखाई देगा, ठीक है। उसके अलावा द लास्ट पोर्शन ऑफ टूडेज वीडियो इज योर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलोकेशन मतलब होता है कि अभी हमने पढ़ा कि जाइलम ने क्या कर दिया, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकिन जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो हम उसे ट्रांसपोर्ट नहीं, हम उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो फूड कैसे होगा, देखो एनर्जी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, इन तीनों के मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से आपको मिलेगा ऑक्सीजन, जो कि आप इनहेल कर लोगे, और खाना मिल जाएगा हमारे प्लांट को शुगर के फॉर्म में, दैट इज योर ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज ही ये इनका खाना होता है, आपको पता है। अच्छा, कैन यू टेल मी कि ग्लूकोज तो बनता है, द फूड विच इज फॉर्म्ड, ये तो ग्लूकोज हो गया, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि किस फॉर्म में जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और किस फॉर्म में जो फूड होता है वो स्टोर होता है हमारे प्लांट में। दिस इज द टूडेज क्वेश्चन फॉर यू, एंड दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक है। बच्चा वाला क्वेश्चन, कभी कभी मैं जैसे घर पे बात करती हूँ ना, मैं वैसे ही बात करने लगती हूँ, ठीक है।
तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि आपको ये पता चल गया कि शुगर जो है, जो ग्लूकोज़ है, उसके फॉर्म में आपका जो प्लांट है वो खाना बना ले रहा है। बट किस फॉर्म में स्टोर होता है वो खाना और किस फॉर्म में उसे ट्रांसलोकेट मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है? कल मैं इसका आंसर भी दे दूँगी वीडियो में, तो देख लीजिएगा। नाउ ट्रांसलोकेशन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, क्योंकि फ फॉर फ्लोएम एंड फ फॉर आपका फूड। ठीक है, याद रखिएगा, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने ट्रिकी ट्रिकी पर्सन हूँ मैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर, इनका सोर्स से सिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स से और सिंक तक, मतलब ये कि आपके किचन से, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ही दूंगी, है ना, आपके किचन से, अरे बाबा चेंज हो जाओ, आपके किचन से खाना आप तक जो आ रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और हमारे हमारे घरों में किचन से मेरे तक, दिस इज द रियल वर्ल्ड। लेकिन प्लांट के केस में द किचन इज द सोर्स, सोर्स से जब खाना सिंक, मतलब कि डेफिनेट जिसको जब खाना चाहिए वहां तक जो खाना पहुंच रहा है, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो सोर्स एंड सिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन केस ऑफ आवर ट्रांसलोकेशन, तो याद रखिएगा। अब फ्लोएम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि फ्लोएम जो है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलोकेशन के लिए। तो आपको पता होगा कि फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपको पता है कि कंपेनियन सेल होता है, पहले तो सीव ट्यूब पढ़ लो, सीव ट्यूब होते हैं, एंड ये सीव ट्यूब के साथ कंपनी, इनका असिस्टेंट होता है जो, वो होता है कंपेनियन सेल, कंपनी देता है। उसके बाद आप जानते हो फ्लोएम फाइबर होता है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। द बेसिकली द टू कंपोनेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसलोकेशन में, वो केवल से केवल सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल है। डेट्स वाई यहाँ पर बात भी केवल इन्हीं दोनों की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट केवल सीव ट्यूब और आपके कंपेनियन सेल हैं, तो बात केवल उनकी की गई है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, सीव प्लेट्स इनमें पाया जाता है, और कंपेनियन सेल इन्हें असिस्ट करते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, मैं बना के बताती हूँ आपको। द सीव ट्यूब इज अ थिन, ठीक है, ऐसा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आपको बीच बीच में ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये ऐसे आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई देगा। ओहो, तो ये कंपार्टमेंट्स जो हैं, ये सीव ट्यूब हो गया। और सीव ट्यूब के जस्ट बगल में आपको इस तरीके से कंपेनियन सेल्स दिखाई देंगी, ऐसे आपको कंपेनियन सेल्स दिखाई देंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, आप काम क्या कर रहे हैं, तो फूड का ट्रांसलोकेशन करा रहे हैं। और ये रहा स्ट्रक्चर, अच्छे से देख लीजिए। सीव ट्यूब, अच्छा मैं यहाँ पर पेन का यूज़ करने का कोशिश करती हूँ, देखिए ये रहा आपका सीव ट्यूब। ठीक है, ये पिंक वाला जो है ये सारा आपका सीव ट्यूब है, ग्रीन वाला इज योर कंपेनियन सेल। नाउ सीव ट्यूब के अंदर आपको दिखाई देगा सीव पोर, ये रहा सीव पोर। ठीक है, पोर नहीं होगा तो ऑब्वियसली फूड भाई ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। ये आपके पिंक के पास, सॉरी ये पिंक वाला ही आपका यहाँ पे कंपेनियन सेल बना दिया गया है। और ये यहाँ पर आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाई दे रहा है, और ये अंदर आपको सीव ट्यूब एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है क्या, बेसिकली आपको एक सीव ट्यूब दिखाया गया है। ठीक है, बेसिकली आपको सीव ट्यूब दिखाया गया है, फिर उसके बाद आपको कंपेनियन सेल्स दिखाई गई हैं, एंड देन उसके बाद आपको यहीं पर दिखाया गया है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस तरीके से आपको फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को यहाँ पर मिला, जो फ्लोएम टिश्यू है वो। नाउ फ्लोएम टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा जाइलम एंड फ्लोएम के हम डिफरेंस की बात करते हैं। देखो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, और जो हमारा फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी फूड वगैरह हैं उनका ये फ्लो कराता है। यहाँ पर कोई भी एंड नहीं होता है सेल के बिटवीन। ठीक है, कोई भी ऐसे कंपार्टमेंट्स नहीं बने होते हैं, लेकिन हमारे फ्लोएम में ये कंपार्टमेंट्स जो हैं, जिसे कि हम सीव प्लेट्स कहते हैं, वो बने होते हैं। और जो हमारा जाइलम होता है ये ओनली वन वे होता है, मतलब कि पानी केवल नीचे से ऊपर जा सकता है, लेकिन फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो ट्रांसलोकेट कराता है, वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल ये करा सकता है।
ठीक है। यहाँ पर जाइलम में जो आउटर सेल्स होते हैं दे आर नॉट लिविंग, वो जीवित नहीं होते हैं। लेकिन हमारे फ्लोएम में जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जिंदा है लेकिन बेहोशी की हालत में है, सपोर्ट तो चाहिए। और जाइलम में बिल्कुल ही मरे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था जाइलम एंड फ्लोएम में। तो जाइलम के द्वारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वाटर पोटेंशियल वगैरह, ये सब हमने अभी शुरू से पढ़ा, ट्रांसपिरेशनल पुल वगैरह, है ना। लेकिन फ्लोएम में हमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहाँ पे तो फूड का ट्रांसलोकेशन होगा, और कहाँ से कहाँ होगा, तो सोर्स से सिंक में होगा, है ना। हमें सोर्स चाहिए, हमें सिंक चाहिए। सोर्स में खाना जो है वो बनेगा एंड सिंक तक उसे पहुंचा दिया जाएगा। फिर सिंक जो भी मन करे, जैसे मन करे, आपको एनर्जी मिल गई, किचन से खाना आपके पास आया, आपने खाना खा लिया। अब आप खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिली है उसे पढ़ाई में लगा रहे हो, या फिर उसे खेलने कूदने में लगा रहे हो, या फिर अपने किसी पैशन में लगा रहे हो, तो ये आपके ऊपर है। तो सिंक को जिस भी प्रोसेस में अपना जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज करना होगा वो कर लेगा। ठीक है, तो याद रखना कि सोर्स इज योर किचन। ठीक है, मैंने इसी तरीके से हर चीज़ याद की है तो आपको भी इजीनेस होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है हमारे प्लांट में जो फूड है उनको पहुंचाने का। तो द प्रोसेस इज योर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। सबसे पहले सोर्स में लोडिंग होती है, जो खाना लीफ के द्वारा बना दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको साथ ही साथ में ना बताते हुए चलती हूँ। दिस इज आवर सीव ट्यूब, ठीक है। दिस इज आवर कंपेनियन सेल, ठीक है। एंड दिस इज अ लीफ, ये हो गया लीफ। तो जो खाना इस लीफ के द्वारा बनाया गया है, ये खाना जो है ये हो गया लीफ, एंड ये हो गया कंपेनियन सेल। ओके, चलिए अब समझिएगा बड़े ही अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर खाना ग्लूकोज जो है उसे लीफ ने बना दिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये खाना जाएगा कंपेनियन सेल से होते हुए सीव ट्यूब में। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि सबसे पहले सोर्स में लोडिंग होगी। जो शुगर बनाया गया है उसे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सीव ट्यूब के अंदर, और जैसे ही इस शुगर को फ्लोएम के अंदर डाला जाएगा तो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो लोअर हो जाएगा, जिसके वजह से वाटर जो है वो हमारे लाइक एंट्री उसकी होने लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही सल्यूट जो कि हमारा ग्लूकोज है, ये एक सल्यूट है ना, ये एंट्री लिया, जैसे ही एंट्री लिया वैसे ही वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। वाटर पोटेंशियल गिर गया। वाटर पोटेंशियल गिरा तो अब यहाँ इधर आपको फ्लोएम के साथ साथ जाइलम भी दिखाई देगा। जैसे ही ये वाटर पोटेंशियल गिरा वैसे ही पानी जो है वो आने लगा। पानी क्या हो गया, पानी जो है वो एंट्री लेने लगा कि भाई परेशान मत हो, हायर से लोअर में हम आएंगे हम आएंगे, है ना। पानी क्या हो गया, यहाँ पर आने लगा, पानी जो है वो एंट्री लेने लगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, वाटर जो आपका फूड जो प्रिपेयर्ड हुआ था वो सोर्स में उसकी लोडिंग की गई। ठीक है, लोडिंग एट सोर्स, ठीक है। सेकेंड, बल्क फ्लो। प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है सीव ट्यूब में, एंड जो फ्लोएम सैप बन गया है, पानी ग्लूकोज, लाइक दाल चावल आप खाते हो तो दाल इज योर पानी एंड द चावल इज योर ग्लूकोज। तो दाल चावल को जब मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो फ्लोएम सैप, उसे आप शैप बोलोगे, लाइक मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया पूरा। तो जो आपका फ्लोएम सैप बना है जो पानी और ग्लूकोज को मिला करके, अब बिकॉज की वाटर पोटेंशियल यहाँ पर काफी ज्यादा लो है, पानी भरता जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, जिसके वजह से जो ये आपका शैप बना है वो अब क्या होने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। आप कोई आपको पीछे से धक्का मार रहा है तो ऑब्वियसली आप बढ़ोगे ना, तो वैसे ही जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो धक्का मारेगा फ्लोएम सैप को और वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर अनलोडिंग हो जाएगी। अब मान लो कि यहाँ से ये लीफ से क्या हुआ है, लीफ से लोडिंग हुई है और रूट को पानी चाहिए, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं रूट बना दे रही हूँ, तो रूट को, सॉरी पानी नहीं, रूट को खाना चाहिए। ठीक है, तो रूट के पास अब क्या होगा, यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होते 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 यहाँ पर जो फ्लोएम शैप बना था, लेट्स टेक दिस, नहीं ये कलर नहीं लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कलर लेते हैं, ये। तो ये जो आपका खाना बना है, इस खाने को अब क्या किया जाएगा, इस रूट तक पहुंचा दिया जाएगा, और फिर वहीं पर इस खाने को, जैसे नहीं होता है कि ट्रैक्टर में सामान हम लेके गए हैं, लोड किया हमने, फिर रास्ते भर चला वो, और फिर जाकर के जहाँ सामान की जरूरत थी वहाँ फेंका है, तो वैसे ही ट्रैक्टर वहाँ पे रुकेगा और इसको वहीं पर छोड़ देगा।
तो शुगर एक्टिवली क्या हो जाएगा, अब उस वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सीव ट्यूब से हमारे रूट में, जो भी सिंक होगा उसमें, जो भी रूट को चाहिए, लीफ को चाहिए, जहाँ भी चाहिए, सिंक कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये खाना जो है पहुँचा दिया जाएगा। फिर से वाटर पोटेंशियल, जैसे ही सल्यूट बाहर गया तो फिर से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और जो एंड कॉजिंग वाटर टू लीव बाय ऑस्मोसिस, और फिर से उसमें वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअली में खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसलोकेट करने के लिए वाटर पोटेंशियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, चलिए ये आपको स्ट्रक्चर काफी आसानी से इसके द्वारा समझ में आएगा। देखिए, ओके, ये रहा आपका फ्लोएम सीव ट्यूब, ये रहा आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम आपको पता है कि पानी भाई ट्रांसपोर्ट करेगा, जो कि केवल नीचे से ऊपर, रूट से ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और फ्लोएम ट्यूब जो है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, फ्लोएम सीव ट्यूब देखिए, यहाँ पर आपका जो लीफ है उसने खाना बना दिया, सोर्स सेल जिसको आप कह रहे हो, ये लीफ क्या है, ये लीफ आपका सोर्स सेल है। यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है, यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी यहाँ पर लोडिंग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी लोडिंग। नाउ लोडिंग होने के बाद जो कंपेनियन सेल्स है, सबसे पहले खाना उसमें जाएगा, उसके बाद से जैसे ही खाना हमारे सीव ट्यूब में पहुंचेगा तो वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर वाटर में आप जितना ज़्यादा सल्यूट डालोगे, मतलब ये कि ग्लूकोज डालोगे, ग्लूकोज इज अ सल्यूट, तो जितना ज़्यादा आप उसमें डालोगे आपका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो जाइलम से जो वाटर है वो हमारे फ्लोएम में आने लगेगा। जैसे ही जाइलम से फ्लोएम में हमारे पानी आने लगता है, सीव ट्यूब में एक्चुअली पानी आने लगता है, तो वाटर प्लस ग्लूकोज मिल करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं फ्लोएम सैप। ठीक है, ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं फ्लोएम सैप, और यही फ्लोएम सैप जो है ये आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे प्लांट में। अब ये जो फ्लोएम सैप है आपका, ठीक है, ये जो फ्लोएम सैप है आपका, ये फ्लोएम सैप ही आपके हर एक सिंक में पहुंचाया जाएगा। वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जब पानी अंदर आता है तो फ्लोएम सैप का फॉर्मेशन होता है, और हायर से लोअर जैसे ही पानी आने लगता है तो प्रेशर एक्सर्ट होने लगता है। प्रेशर एक्सर्ट की वजह से जो फ्लोएम सैप है वो आपके वो प्रेशर को ड्रिवन बाई वो प्रेशर होता है, और वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते जो भी सेल को जैसे ही खाना चाहिए होगा, मान लीजिए कि रूट सेल है, अगर इसे खाना चाहिए तो ये क्या करेगा, रूट सेल आराम से खाना मांगेगा सीव ट्यूब से कि भाई यहाँ खाना उतार दे। तो रूट सेल के पास जो खाना है, सिंक सेल जिसे हम कह रहे हैं, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकती हैं, तो सिंक के पास जैसे ही जो सीव ट्यूब है वो खाना डेट इज योर ग्लूकोज पहुंचाता है, वैसे ही फिर क्योंकि ग्लूकोज अब बाहर चला गया तो अब सल्यूट बाहर निकल गया, तो वाटर पोटेंशियल अगेन इंक्रीज हो जाता है ना। जैसे ही अगेन इंक्रीज हुआ वैसे ही ये बाहर निकलने लगता है, और फिर जाइलम में चला जाता है। तो जाइलम भी आराम से मस्त पानी अपना वो क्या कर रहा है, ट्रैवल करवा रहा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और साथ ही साथ में फ्लोएम भी फ्लोएम सैप के द्वारा सोर्स से सिंक के बीच में अपना ट्रांसलोकेशन आराम से करते जा रहा है। तो यही बात थी आपके आज की वीडियो की, एंड आई होप कि मैंने बहुत ही आसानी से आपको सभी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फिट कर दिए हों। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने ट्रांसपिरेशन में पढ़ा बहुत सारे फैक्टर, वैसे ही हम ट्रांसलोकेशन में बात करें तो सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। द रिलेटिव पोजीशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सोर्स, अब मान लीजिए कि आपका किचन हिमाचल प्रदेश में हो और आप बैठे हो उत्तर प्रदेश में, तो ऑब्वियसली आपको खाना आपके किचन से बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, है ना, नहीं मिल पाएगा, 2-3 दिन लग जाएंगे तब जाके आपको खाना मिलेगा हिमाचल प्रदेश के किचन से। तो जो डिस्टेंस होती है, रिलेटिव पोजीशन है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो सब काफ़ी ज़्यादा सोर्स और सिंक के बीच में मेंटेन होना चाहिए, वरना फिर ये गड़बड़ कर देगा फूड का ट्रांसलोकेशन कराने में। प्लांट की फिजियोलॉजी जैसे कि हार्मोनल रेगुलेशन हो गया, डेवलपमेंटल स्टेजेस हो गए, ये सब भी अफेक्ट करते हैं ट्रांसलोकेशन को। ठीक है, चलिए इसके अलावा गटेशन आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटू सा नन्नू मुन्नू सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है ना कि जो हायर थॉट्स होते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं गटेशन से रिलेटेड मैं लिख रही हूँ, हायर थॉट्स जो होते हैं उनके द्वारा जब वाटर क्या होता है, लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, प्लीज रिमाइंड इट, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में,
प्लीज़ 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 वाटर ड्रॉपलेट मैं लिख रही हूँ, तो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ये छोटे छोटे बूंद के फॉर्म में, जब पानी, एक्सेसिव पानी हमारे प्लांट के द्वारा थ्रू द हायर थॉट, जो हायर थॉट क्या होते हैं, जो किनारे वाले ऐसे, ये देखा है आपने, वेट अ मिनट, ऐसे, ठीक है, ये जो है ना, ये जो हायर थॉट्स हैं, कौन से, ये वाले, ये हायर थॉट्स हैं, इनके द्वारा जब वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर लॉस होता है तो हम उसे गटेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ एक अच्छा सा समरी देख लेते हैं, गटेशन क्या होता है। गटेशन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच जो प्लांट होता है वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो टिप होती हैं लिफ्ट की, एजेस जो होती हैं हायर थॉट, उनके द्वारा वाटर लॉस कराता है। ये टिपिकली आपको हाई ह्यूमिड और लो ट्रांसपिरेशनल रेट में दिखाई देगा और रात में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। गटेशन रूट प्रेशर फोर्सेस वाटर, रूट प्रेशर की वजह से आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट गटेशन जो फ्लूइड होता है ये, हाँ दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेट वेट वेट, मुझे जेम मिल गया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि गटेशन का जो फ्लूइड निकलता है, जो वाटर ड्रॉपलेट निकलता है ना, उसमें आपको शुगर, सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंस भी मिलते हैं। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके गटेशन के द्वारा जो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस हो रहा है वाटर, उसमें आपको शुगर, सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंस देखने को मिलते हैं प्लांट सैप से, बट दे आर नॉट द सेम एज ड्यू, विच, ऐसा नहीं है कि जो सुबह में आप बूंदे देख रहे हो वो ड्यू है, नहीं, वो गटेशन के द्वारा निकला हुआ, उसमें आपको शुगर, सॉल्ट प्लस अदर सब्सटेंस भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो एम आई क्लियर विद द गटेशन पॉइंट? नाउ दिस इज, दिस इज व्हाट, हायर थॉट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको हायर थॉट्स देखने को मिलेगा, हायर थॉट्स ये रहा, दिख रहे हो, दिस इज हायर थॉट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक है दैट इज, फिर हम कल प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन वर्सेस गटेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तो जेम है, डायमंड है भाई। तो इसे मैं खुद आपको ब्लैंक स्लाइड पे बताना चाहूँगी कि ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन में आपको क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। सबसे पहले, कैन यू टेल मी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन दोनों ही क्या है, दोनों ही एक तरीके का वाटर लॉस है ना। हमने क्या क्या पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन क्या है, दोनों ही वाटर लॉस शो करते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन में भी वाटर लॉस हो रहा है ना, और यहाँ पर भी आपको, वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर, चलिए वेट, लेट मी चेंज, ओके, यहाँ पर भी आपको, ओहो, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पर आपको वाटर लॉस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको वाटर लॉस दिखाई दे रहा है गटेशन में भी, ठीक है। लेकिन द मेजर थिंग इज कि यहाँ ट्रांसपिरेशन में आपको वाटर लॉस दिखाई देगा वाटर वेपर के फॉर्म में, नोट करते चलना बाबा, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में, और यहाँ पर लॉस दिखाई देगा आपको ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ। ओके, उसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, जो ट्रांसपिरेशन है ये आपको दिखाई देगा स्टोमेटा के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा और लेंटिसल्स के द्वारा, बट जो गटेशन है ये आपको केवल से केवल हाइटा थॉट, ठीक है, हाइडा थॉट्स, इनके ही द्वारा आपको गटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। एम आई क्लियर विद द सेकेंड पॉइंट? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के लिए कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा हम लोगों को, ठीक है। इसमें जो ट्रांसपिरेशन होता है ये कंट्रोल्ड प्रोसेस मानी जाती है, मतलब कि इसे अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। लेकिन जो हमारा गटेशन है वो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड है। उसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन है ये मैं अगर बात करूं तो ये रूट प्रेशर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, इसमें आपको ट्रांसपिरेशनल पुल वगैरह दे, मतलब आप यहाँ ऐसे लिख लो, आप यहाँ लिखो कि ये ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से होता है, ठीक है, और यहाँ पर गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशनल पुल है, ठीक है।
ये डिफरेंसेस आपको पता चल गए। उसके अलावा द लास्ट आई थिंक कि टाइम मेनली इनमें डिफरेंस होता है, टाइम का भी, ठीक है, कि क्या क्या टाइम है। यहाँ टाइम ये मॉर्निंग में आपको दिखाई देगा, ठीक है। गटेशन जो है ये आपको अच्छा ये मॉर्निंग, मॉर्निंग हाँ, एकदम अर्ली मॉर्निंग, ये आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा। और ये ड्यूरिंग द डे आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है रात वत में, ड्यूरिंग द डे आपको ट्रांसपिरेशन जो है वो दिखाई देगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर, लेट मी हाँ, ट्रांसपिरेशन में केवल प्योर वाटर, ठीक है, केवल से केवल प्योर वाटर ही इसमें क्या होता है, इवापोरेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर इवापोरेट हो रहा है उसमें आपको सॉल्ट, शुगर, एमाइनो एसिड्स एंड अदर आपको सब्सटेंस भी दिखाई देते हैं। तो ये कुछ आपको मैंने ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन में मैंने डिफरेंस बताया। लेट मी रिवाइज इट फॉर यू, ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स में मैं आपके लिए यहाँ पर एक बार समराइज कर दे रही हूँ। ट्रांसपिरेशन आप जानते हो कि वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपिरेशन में आपको दिखाई देता है कि ये स्टोमेटा, लेंटिसिल एंड क्यूटिकुलर की वजह से होता है। यहाँ पर हायर थॉट्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये आपको ड्यूरिंग द डे टाइम देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द डे टाइम, और ये आपको अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ पर ओनली प्योर वाटर आपको इवापोरेट होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्योर वाटर नहीं, यहाँ पर आपको वाटर के साथ ही साथ आपको शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स ये सब भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ मैंने अभी बताया ना, हाई टेम्परेचर वगैरह भी है, तो आपने अभी तक नोट्स अपने बना लिए होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, ठीक है। एंड आई नो कि वीडियो लंबी बनी है बट बिलीव मी वर्थफुल है, और नोट्स प्लीज प्रिपेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है तो क्लासेस चलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में बेल जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको आसानी से मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी की सारी वीडियोस देख करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।